अच्छी बात है। आइए पढ़ते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। इंड एस 23 नाम है। ये इंटर में जो था ना एस 16, उसी के कंटेम्पररी है, उसी के साइड में है। ये नहीं पढ़े थे? अच्छा, चलिए आप पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, हम कराएंगे, अब चिंता ना करें। सबसे पहली बात कि भाई बोरोइंग कॉस्ट क्या है, यहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। नाम से तो वैसे क्लियर है, बट फिर भी बात करते हैं। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड in connection with borrowing of fund। ठीक है, इनकर्ड इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड, कि फंड की बोरोइंग में जो खर्च लगे उसी को हम बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। अब ये कुछ चीजें इंक्लूड भी करता है, कुछ चीजें एक्सक्लूड भी करता है। एक्सक्लूड क्या करता है पहले वो पढ़ लेते हैं। ये एक्सक्लूड करता है एक्चुअल और इम्पुटेड। इम्पुटेड मतलब इम्प्लिसिट, जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा। हाँ, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन उसकी शर्त है नॉट क्लासिफाइड एज डेट। हम लोग पढ़ेंगे कि आजकल प्रिफरेंस शेयर का ना डिवीजन होता है उसके ट्रू नेचर को लेके। वो कैपिटल भी हो सकता है और वो लोन भी हो सकता है। अगर वो लोन में चला गया, हम लोग पढ़ेंगे इंड एस 109, अगर वो लोन में चला गया तो फिर यहां उसको शामिल नहीं किया जाएगा। लोन में नहीं गया तो यहां शामिल किया जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे इंड एस 32, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर आएगा, वहां हम लोग पढ़ेंगे कि कई बार प्रिफरेंस शेयर का देखिए ना नेचर लोन की तरह ही तो होता है। कंपल्सरी है देना, क्यूमुलेटिव है, परसेंटेज फिक्स है, समय पर रिडम्पशन भी कर देना है, तो काहे कि कैपिटल दिखा जाए तो लायबिलिटी है उसका ट्रू नेचर, तो फिर उसको डेप्ट मानते हैं। डेप्ट मानते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट में आएगा, लेकिन अगर डेप्ट नहीं मानते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट में नहीं है। मतलब इक्विटी इशू करने में, प्रेफरेंस शेयर इशू करने में, इक्विटी को डिविडेंड देने में, इक्विटी को रिडीम बाई बैक करते समय प्रीमियम वगैरह है, वो हम शामिल नहीं करेंगे। तो हम शामिल क्या करेंगे? हम शामिल करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस और यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड एज पर इंड एस 109। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड एज पर इंड एस 109। इंटरेस्ट in respect of lease liability as per Ind AS 116। आपने फिनेंशियल लीज पढ़ा है? आपने देखा हो फिनेंशियल लीज में ना जो इंस्टॉलमेंट देते हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट का पोर्शन भी शामिल होता है फिनेंशियल कॉस्ट का। वो भी तो फिनेंशियल कॉस्ट ही है, ठीक है ना, वो भी बोरोइंग कॉस्ट ही है। हम किसी को 10 लाख के एसेट के बदले 15 लाख दे रहे हैं तो अभी तो इंटरेस्ट ही तो दे रहे हैं। और एक तीसरा एक्सचेंज डिफरेंस, ये भी था इंटर में, राइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट दैट they are regarded as an adjustment to interest cost। एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, ये बड़ा प्यारा है। ये
इंटर में भी है। अभी बताऊंगा तो इसका मतलब समझ लेगा, थोड़ा रुक के बताएंगे। इसमें होता क्या है कि हम इंडिया में मान लीजिए कोई बोरोइंग करते हैं तो महंगा मिलता है क्योंकि कैपिटल कम है यहाँ पे। आपने ध्यान दिया होगा इंडिया में 10-12% से कम पे तो लोन नहीं मिलता, लेकिन फॉरेन, हाँ, लेकिन फॉरेन में करें तो 4-5% पे मिल जाता है, तो सेविंग होती है। लेकिन एक नुकसान ये है कि फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज रेट बदल जाने से लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई लायबिलिटी हम लोग फॉरेन करेंसी लॉस भी मान सकते हैं, उसका जो इंडेक्स है 21 वहाँ भी अकाउंटिंग हो सकता है, लेकिन खास परिस्थिति में वो इंडेक्स 23 में होता है। वो खास परिस्थिति क्या है थोड़ी समय बाद हम आपको पूरे एग्जाम्पल से बताएंगे, चिंता नहीं करिए। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि 3 चीजें शामिल है, वहाँ इंटर में 5 चीजें थी, तो पहला दूसरा तीसरा उन्होंने यही शामिल कर दिया। फिनेंशियल वहां भी था और एक्सचेंज वहां भी था, तो वहां 5 था, तो यहाँ सिर्फ 3 है, लेकिन है पूरा वही। फिर दोहरा देते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है, लेकिन इंटरेस्ट वो नहीं जो परसेंटेज दिख रहा है, बल्कि वो जो हमें पड़ रहा है। दिखना और पढ़ना दोनों दो बातें हैं, तो हम खुद से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड निकाल लेंगे, और इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज लायबिलिटी जो होगा उसे भी देख लेंगे, और एक्सचेंज डिफरेंस राइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग की बात भी कर लेंगे, दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया आपने? चलें अब आइए बात करते हैं, कॉन्सेप्ट 3 कह सकते हैं इसको। पहला कॉन्सेप्ट हो गया क्या है क्या नहीं है। तीसरा है कि बोरोइंग कॉस्ट का ना सिंपल सा फंडा है कि अगर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन जो भी कहिए ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स है, तो ये कैपिटलाइज होगा। हाँ, एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो ये कैपिटलाइज होगा इन द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट। बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा, वही तो मेन है। बिना क्वालिफाइंग एसेट्स के इसका मतलब क्या होगा? पहले लिख रहा हूं कि क्वालिफाइंग एसेट है, अब थोड़ी देर में बताऊंगा क्वालिफाइंग एसेट क्या है। पहले बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट कर लें। ऑल अदर बोरोइंग कॉस्ट एक सीधा सीधा काम है, रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द पीरियड ऑफ एक्रूवल। मतलब जिस पीरियड में वो एक्रू हो रहे हैं उस पीरियड के पीएल स्टेटमेंट में जाएंगे। हाँ, हमने वैसे भी पढ़ा है फाउंडेशन में, इंटर में, कहीं भी कि बोरोइंग कॉस्ट तो पीएल में जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन किया गया कि अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स हैं तो भैया उस एसेट्स के साथ आप उसको ऐड करें। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में भी लॉजिक है, ऐसे करने की आखिर क्या ही जरूरत पड़ गई। देखिए होता क्या है, कुछ चीजें बहुत समय लेती, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनना, हम क्वालिफाइंग एसेट की आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ चीजें जल्दी हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर बना रहा है, पैसे की जरूरत है तो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले लिया, उस पर ब्याज दे रहा है, वो भर रहा है। अब वो बनाएगा फर्नीचर और तुरंत बिक जाएगा, जब तुरंत बिकेगा तो पैसा भी तुरंत आ जाएगा, उससे वो इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर देगा। लेकिन अगर वो कोई प्लॉट लेके उसमें कोई बिल्डिंग डेवलप कर रहा है और डेवलप करने में 4 साल 5 साल टाइम लग रहा है, बड़ा सा कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स, अब जाहिर है 5 साल बाद बिकेगा, 5 साल बाद इनकम होगी, खर्चा आज हो रहा है अगले साल हो रहा है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो पूरा नहीं हो रहा ना। इनकम आज हो रहा है, पैसे हम आज दे रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट मिलेगा 5 साल। तो यही तो था पीपीई की डिफिनेशन। भाई अगर कोई चीज हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में काम आए तो उसको एक बार में कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में डिप्शन होना चाहिए उसका। तो बोरोइंग कॉस्ट क्यों नहीं? हमें पता है कि हमने ये जो बिल्डिंग डेवलप करनी है वो 300 करोड़ हमें लोन लेना ही पड़ेगा, और 300 करोड़ रुपए में हर साल 30-30 लाख चुकाना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ सेल होल का कुछ चक्कर आएगा। तो बिल्डिंग बनाने में जो पैसा लगेगा वो तो कॉस्ट है, हम मना नहीं कर रहे, वो तो है, लेकिन बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट के अलावा भी तो
कुछ बातें हैं भाई। बोरोइंग कॉस्ट लग रहा है, वो भी तो इसीलिए लग रहा है। अब बिल्डिंग में लगने वाला मटेरियल तो आप पीएल में नहीं डाल रहे हैं, वो तो कैपिटलाइज कर रहे हैं ना आप। बिल्डिंग में लगने वाला लेबर तो नहीं डाल रहा है, तो भी रेवेन्यू नेचर का कैपिटलाइज कर रहे हैं। जब बिल्डिंग बेचेंगे तब लिखेंगे, है ना। तो उसी तरह से आप अभी बोरोइंग कॉस्ट को कैसे कर सकते हैं, तो बोला कि ये सारे बोरोइंग कॉस्ट ये कैपिटलाइज किए जाएंगे। ये सब उस पीपीई की कॉस्ट में, या जो भी है इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी है उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, जब तक कि वो रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल ना हो। हाँ हाँ, ये तो हमने पीपीई में पढ़ा था। पीपीई में क्या पढ़ा था कि भाई जब तक एसेट रेडी फॉर यूज नहीं होता तब तक लगने वाला परचेज कॉस्ट। हाँ हाँ। अच्छा, मैं फिर से आपको बात करता हूं। मान लीजिए आप बिल्डर हैं और 3 साल में आपकी बिल्डिंग बन के तैयार होती है। आपने यहाँ पे मटेरियल लेबर दिया, कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री कॉस्ट में जाएगा। बैलेंस शीट WIP है। फिर अगली बार खर्च करेंगे, पीएल में थोड़ा जाएगा और क्लोजिंग WIP में जाएगा। फिर बैलेंस शीट एसेट में तो जा रहा है, बैलेंस शीट में। फिर यहाँ बन के तैयार हुआ, फिनिश गुड्स में जाएगा। फिर आप बेचेंगे तब COGS होगा, लेकिन तब तक वो कहाँ ऐड हो रहा है? इन्वेंट्री में ऐड हो रहा है कि नहीं? तो फिर बोरोइंग कॉस्ट क्यों नहीं? जब आप मटेरियल ऐड कर रहे हैं, वेजेज ऐड कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं? ठीक है बेटा, जमा करा दीजिए। ये क्यों? ठीक है दोस्त, चला जाए आगे। तो हमें देखना है कि भाई हमें क्वालिफाइंग एसेट्स को करना है। अब सवाल उठता है कि क्वालिफाइंग एसेट को पहचाने कैसे, किसे हम बोले क्वालिफाइंग और किसे बोले ना क्वालिफाइंग, ये बात तो देखनी पड़ेगी ना। तो आइए बेटा देखते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स के बारे में। ध्यान दीजिए, बात करते हैं क्वालिफाइंग एसेट। देखिए ये कहता है क्वालिफाइंग एसेट्स आर एन एसेट्स। पहले एसेट तो होना ही चाहिए, एसेट नहीं तो फिर काहे का क्वालिफिकेशन। विच नेसेसरली takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. These are the assets which are necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use और बताइए सेल। यूज या सेल के लिए रेडी होने में ये समय लेते हों और वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब सवाल उठता है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन माना जाता है केस टू केस बेसिस पे है, बट जनरली माना जाता है 12 मंथ और मोर जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में। बहुत रेयर केसेज में जब अमाउंट बहुत ही मटेरियल हो तो छोटा समय भी मान सकते हैं, बट जनरली यही माना जाता है। बहुत रेयर केस में हम छोटा टाइम भी मान सकते हैं, अदरवाइज तो यही माना जाता है। हाँ दे दो, अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा, दे दो इसे। ठीक है, एन एसेट विच नेसेसरली टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है, और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने या उससे ज्यादा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पीपी का एग्जाम्पल हो सकता है बिल्डिंग, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, रोड, फ्लाईओवर, मेट्रो। ठीक है, कुछ इन्वेंट्रीज भी हो सकती हैं, जैसे स्लो में कुछ ऐसी इन्वेंट्री बने तो वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल वाइन, स्प्रिट, कुछ चीजों को है ना मैच्योर करना होता है मोर देन 1 ईयर,
जैसे विस्की वगैरह हमने सुना है 5 साल 10 साल, शैंपेन वगैरह 5 साल 10 साल, स्लो मैच्योरिंग उसकी होती है, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। या कोई बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं आप इन्वेंट्री के रूप में, ऐसा हो सकता है। रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट हो सकता है, आप कोई R&D कर रहे हैं, दवा का, ड्रग्स का कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, ड्रग्स के अलावा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें भी 1 साल से ज़्यादा समय लग सकता है। तो ये सब चीज़ें लेनी है। लेकिन कोई भी ऐसी इन्वेंट्री जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बार बार बने, वो नहीं लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बट एक्सक्लूड द एसेट्स पीपीओ या इन्वेंट्री हो विच आर प्रोड्यूस्ड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि फर्नीचर बनाना, जैसे कि ब्रेड बनाना, जैसे कोई कोई छोटा मोटा मशीन बनाना, जैसे मान लो कि एसी बनाना है। एसी बनाने में कितना 10 दिन 5 दिन, एसी मिल बढ़िया हो तो डेली बेसिस पे बन सकता है, कूलर 2-3 दिन में बन जाता है। तो उन चीज़ों पे हम शामिल नहीं करेंगे। शामिल करने की शर्त है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, तभी हम बात करेंगे। मतलब जो एक बार नहीं लगता, नेसेसरली लगता है, उसका नेचर ही ऐसा है कि इसमें समय तो लगना ही लगना है। ठीक बात है ना। चलें। ए कंपनी डील्स इन प्रोडक्शन ऑफ ए डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट समझ रहे, दूध दही बनाना। प्रिपेयर और सेल लाइक घी बटर चीज। कंपनी ने बोरो किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। चीज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। हमने सुना है कि भाई कई बार चीज ने 2 साल 3 साल प्रोसेसिंग होता है, पता नहीं सड़ा हुआ चीज कौन खाता है, लेकिन कुछ खास तरह का होता है। तो चीज सब्सटेंशियल है। बताइए जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर हुआ है, क्या वो कैपिटलाइज किया जाए? तो देखिए दूध दही कितने दिन में बन जाता है? 1 दिन 2 दिन, प्रोसेसिंग में बहुत लगेगा तो घी 3-4 दिन। हाँ मतलब एक बात कह रहे हैं हम, ठीक बात है कि नहीं। तो देखिए उनको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिपीटेटिव बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी में शॉर्ट टर्म में बनते हैं। लेकिन चूंकि चीज क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेता है, इसलिए चीज वाले में क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक ना। हो गया दोस्त। चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर 2, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कंपनी इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, और ये क्वालिफाई हो रहा है रिकॉग्निशन पर्पज के लिए। ठीक है। और सॉफ्टवेयर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। क्या सॉफ्टवेयर क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो जवाब होगा यस। इज मैनेजमेंट इन सेंटर कंसिडरिंग एसेसिंग एसेट इज एन क्वालिफाइंग एसेट? यस होना चाहिए हमारा, है ना, वी मस्ट एसेस। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, ये तो फटाफट बनने वाला लग रहा है। इंडेस, ये ना बेसिकली इंडेस 16 का ही पार्ट है। एक समय हुआ करता था जब एस 3 के अंदर एक लाइन हुआ करता था बोरोइंग कॉस्ट का, फिर निकाल के उन्होंने अलग कर दिया, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। और आपने ये दोनों पढ़ लिया ना बेटा, तो इंडेस 28-38 तो फ्री इंटेंजिबल एसेट, इसी की सारी कहानियाँ वहाँ पे हैं, वो बड़े आराम से कर लेंगे। तो आपका 3 1 4 एस हो जाएगा, और ये दोनों हो गया तो इम्पेयरमेंट भी हो जाएगा 5, तो 34 में 5 थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा ना भाई, लगेगा चलो 15% तो पढ़ लिया, है ना। क्यों भाई, 5/34 ऐसे ही करना चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए। फिर 10/34, फिर 15/34, फिर 20/34, ऐसे ही चेक करते रहना चाहिए। हम तो खूब जब पढ़ते थे ना, तो हम देखते थे कितना पढ़ लिया, वो छोड़ो यार कितना भी और बाकी है। और जब 70-80% होने लगता है ना, तब एक अलग लेवल पे माइंड चला जाता है, और तब कहता है 20% तू इधर आ, अभी तुझे देखते हैं। फिर फटाक से हो जाता है, फिर वो सब्जेक्ट अपने काबू में आ जाता है, फिर 2-3 बार रिविजन करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं और भूल जाते हैं। तब क्या, एग्जाम में बैठने के बाद क्या ही याद करना, फिर तो रियल लाइफ की फाइलें देखेंगे ना, और रियल लाइफ की फाइलों का अलग चैलेंज है। चल, टेलीकॉम कंपनी ने 3G लाइसेंस लिया। लाइसेंस कुड बी सोल्ड एंड लाइसेंस टू ए थर्ड पार्टी।
However, management intended to use it for operating a wireless network. Development of network start when license is required. तो ध्यान दीजिए, 3G लाइसेंस जो है ना हमें मिल गया है, हम चाहे तो उसे बेच भी सकते हैं, चाहे तो किसी को थर्ड पार्टी को दे भी सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा उसे ना बेचने का है ना लाइसेंस देने का है। मेरा इरादा क्या है, अपना नेटवर्क बनाएंगे, और अपना नेटवर्क बनाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया। अब अपना नेटवर्क बनाने के लिए हमने बोरोइंग कॉस्ट खड़ा है, बताइए वो कैपिटलाइज होगा जब तक रेडी नहीं होता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा इरादा बेचने का है ही नहीं। अगर हमारा इरादा बेचने का और नहीं बिक रहा है फिर क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारा इरादा तो देखो, कोई भी चीज ना, सारी चीजें एक साथ नहीं हो जाती हैं। कोई भी आपने देखा होगा लाइफ में बड़ी चीज है ना बेटा, वो पेशेंस खोजता है। 11 12 पढ़ना, क्यों पढ़ रहे हैं? सीए बनने के लिए। सीए इंटर पढ़ना है सब साल साल भर का ही। फाउंडेशन पढ़ना 6 महीने का, तुम कहेंगे फाउंडेशन क्यों कैपिटलाइज करें? अरे हमने फाउंडेशन थोड़ा ना करना है, हमने तो इसके बाद बताइए सीए इंटर करना है, ट्रेनिंग करनी है, सीए फाइनल करना है। तो वैसे देखा जाए एक एक साल का है, ये 9 महीने का है। ऐसे देखा जाए, सॉरी 6 महीने का है, ये 9 महीने का है, ये भी 1 साल का है। तो आप कहेंगे तो कोई भी क्वालिफाइंग नहीं है। जी नहीं, ये सारे क्वालिफाइंग है, क्योंकि हमारी नज़र कहाँ है? हमारा नज़र है सीए की डिग्री, और सीए की डिग्री के लिए सारे प्रोसेस जरूरी हैं। तो सीए की डिग्री के लिए अगर हमने 11th में भी लोन ले लिया, 12th में भी लोन ले लिया, फाउंडेशन में भी लोन ले लिया, तो लोन कैपिटलाइज होगा। तो उसी तरह से हमने देखिए यहाँ पे क्या है, 3G लाइसेंस लिया है। लाइसेंस तो एक पार्ट है, ठीक है ना। अब लाइसेंस के बाद हम अपना नेटवर्क डेवलप करेंगे। ऑल इंडिया नेटवर्क डेवलप करने में आपको पता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो लगना ही लगना है। और फिर हमने लोन लेके 3G खरीदा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे 3G रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर सेल है। अरे कैसे रेडी फॉर यूज है? नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा ना। हमने एक फर्नीचर मान लो खरीद लिया, बेड, लेकिन घर अभी बना नहीं है। तो आपने देखा होगा बेड को पॉलीथीन में लपेट के रखते रहते हैं, कहीं गोडाउन में रख देते हैं, यार पहले घर बनने तो दो, प्लास्टर होने तो दो, पेंटिंग होने तो दो, फिर लगाएंगे इसको। तो अभी वो बेड भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें तो होती नहीं ना। शादी में आपने देखा होगा मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में थोड़ी थोड़ी चीजें खरीद खरीद के रखते जाते हैं, खासतौर पर लड़की पक्ष वाले। थोड़ा ज्वेलरी खरीद लिया, थोड़ा एफडी करा दिया, थोड़ा साड़ियाँ खरीद ली, थोड़े लहंगे खरीद लिए, और सब कुछ जतन से रखते जाते हैं ताकि शादी के समय ज्यादा बर्डन ना हो। तो हम कहेंगे यस, असल में हमने लाइसेंस किस बात के लिए लिया है? लाइसेंस लिया है यूज करने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो हम उसे सेल कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं उसे मतलब नहीं है, ये वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, और इसीलिए क्वालिफाइंग एसेट्स के रूप में ये सेटिस्फाई होता है। ठीक बात है कि नहीं? आइए S4, रियल एस्टेट कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर एक्विजिशन ऑफ परमिट अलाउड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। अच्छा, परमिट खरीदा अभी क्या कि भाई हमें बनाने दोगे। इक्विपमेंट खरीदा फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन। अब देखो परमिट भी रेडी है, इक्विपमेंट भी रेडी है। कैन बोरोइंग कॉस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ परमिट एंड इक्विपमेंट बी कैपिटलाइज अंटिल द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब देखिए परमिट तो इसी काम के लिए है, लेकिन इक्विपमेंट बहुत सारी बिल्डिंग के लिए। ध्यान दीजिए, मतलब इक्विपमेंट जैसे मान लो ट्रक हमने खरीदा, या क्या बोलते हैं उसको, लेथ मशीन खरीदा, कुछ भी प्रोजेक्ट ए में भी आएगा, बी में भी आएगा, सी में भी आएगा, वो प्रोजेक्ट तो बन रहे हैं ना, वो तो हो सकता है रेडी भी हो। तो देखिए इक्विपमेंट क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, लेकिन परमिट क्वालिफाइंग एसेट है। क्यों? क्योंकि परमिट एक लार्जर इन्वेस्टमेंट प्लान का पार्ट है, बट इक्विपमेंट तो अदर प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो तो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है, इसीलिए इक्विपमेंट क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, क्योंकि उसका तो कई जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और रेडी फॉर यूज है। ठीक बात है, लेकिन परमिट जो इस बिल्डिंग का है वो क्वालिफाइंग एसेट। खूब बढ़िया से पढ़िए दोनों को, तब बात करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़िए। समझ गए दोस्त? हाँ वो तो रेडी है, उनका क्या है। आगे चला जाए, क्या इंटरेस्ट ऑन ए क्वालिफाइंग एसेट लीज बोरोइंग कॉस्ट के लिए क्वालिफाई करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है कि नहीं। हाँ, फाइनेंशियल लीज अगर वो क्वालिफाइंग डिफिनेशन को पूरा करता है तो वो शामिल बिल्कुल किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए, अब आपको हम वो तीसरा वाला पार्ट पढ़ाते हैं। ये पार्ट था ना एक्सचेंज डिफरेंस, ध्यान है ये, इसके बारे में रूल लिखवाते हैं। आइए देखते हैं। हाँ मतलब अब उसी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं हम लोग। क्वालिफाइंग एसेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
एक्सचेंज डिफरेंस। जब भी हम फॉरेन करेंसी लेते हैं तो हमेशा एक डर होता है कि भाई फ्लक्चुएशन होगा तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो इसका रूल ये है, ऐसा करते हैं एक्सचेंज डिफरेंस मान लेते हैं लॉस हुआ है, अभी लॉस पढ़ाते हैं, गेन फिर बाद में पढ़ाएंगे। तो कहता है टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट इफ बोरोड इन फंक्शनल करेंसी। लोकल करेंसी को यहां वर्ड क्या दिया गया है, फंक्शनल करेंसी, क्योंकि आजकल कंपनियां भी तो मल्टीनेशनल हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी को तय करना पड़ेगा कि भाई कौन सी करेंसी में रिपोर्ट करेगा वो। जैसे मान लो ये कंपनी इंडिया में, दुबई में, सिंगापुर में है, तो उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनाए, क्योंकि इंडिया में कुछ और चलता है, सिंगापुर में कुछ और चलता है, दुबई में कुछ और। तो जिसको उसने सेलेक्ट किया वही उसके लिए कौन सी करेंसी हो गई, फंक्शनल, और बाकी सारी करेंसी क्या कहलाएंगी, फॉरेन करेंसी। तो टू द एक्सटेंट सेविंग जो है ना, ये माना जाएगा बोरोइंग कॉस्ट। कैपिटलाइज होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वो तो फिर पढ़ना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो कैपिटलाइज होगा, नॉन क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो बात की बात है। और जो बैलेंस लॉस है इज एक्सपेंस्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बैलेंस लॉस इज एक्सपेंस्ड एज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हाँ, सेविंग इन इंटरेस्ट अभी बताते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से दे के आपको बताते हैं, आप चिंता ना करें। शुरू करें। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, कॉन्सेप्ट 4 समझ लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। इंटर में भी क्वेश्चन आया, फाइनल में पता नहीं आया है कि नहीं, देखना पड़ेगा। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, स्टडी का इलस्ट्रेशन है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, हाँ यहां देख लेते हैं, A2 नहीं है, इलस्ट्रेशन 2 है, ये वाला है, ठीक है ना, एग्जाम्पल 2 है। क्वेश्चन यहां से शुरू है, और आंसर यहां से शुरू है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगर हम फंक्शनल करेंसी मतलब लोकल करेंसी में बोरो करते तो 12% पे लगता, करा नहीं है लेकिन अगर करते तो होता है ना इफ, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन करा हमने है डॉलर में, 4% पे किया है 1 अप्रैल को, और उस समय डॉलर का रेट क्या था, 40 रुपये। अगर हम इंडिया में लोन लेते तो हमें कितना लेना पड़ता, 40,000, क्योंकि 1,00,000 गुने 40। इंटरेस्ट जो पेबल हुआ है, जाहिर है वो फॉरेन करेंसी में लिया है तो फॉरेन करेंसी वाला रेट सी करेंगे। उस समय एक्सचेंज रेट कितना था, 50 रुपये। अब हम यहीं पे रुक जाते हैं, यहां से अब सॉल्यूशन शुरू है, अब यहां पे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट इन लोन इज नॉट ड्यू फॉर और रीपेमेंट, अभी रीपेमेंट नहीं करना है। तो आइए 1,000 गुने डॉलर, एक्चुअल इंटरेस्ट हमने कितना दिया, $1,000 गुने 4%, और क्लोजिंग रेट है 50 रुपए, तो एक्चुअल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया। ये तो बोरोइंग कॉस्ट हमारा है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। बताइए साहब, कैलकुलेटर पे कीजिए, 200 नहीं होगा, ज्यादा होगा, 4%, 2,000 है। और सोचिए नोशनल इंटरेस्ट, सोचिए इफ लोन इज बोरोड इन फंक्शनल करेंसी, अगर लोन फंक्शनल करेंसी में बोरोड होता तो क्या होता।
40,000 गुने 12, बताइए 3800। तो बताइए हमने सेविंग कितनी करी है? सेविंग इन इंटरेस्ट ड्यू टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। ये पॉइंट 1 है, बहुत मजेदार है, बहुत आसान भी है ये। 20 इन डेज में तो एक रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आपको ऐसा लगेगा फाउंडेशन ही पढ़ रहे हैं, इंटर ही पढ़। बाद में 14 में थोड़ा कमर कसेंगे और थोड़ा और उसको स्लो कर लेंगे, थोड़ा और टाइम उसको बढ़ा देंगे। एफएम में भी एक दो चैप्टर फॉरेन करेंसी, तब तक आप सीख लेंगे तो और आसान रहेगा। फॉरेन करेंसी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन दो में थोड़ा कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी, वो कर लेंगे। बाकी तो कुछ है नहीं है एफएम में। एफएम तो ऐसा पेपर है, उसमें 80-90 से कम क्या ही लाएंगे। ये फॉर में भी आ सकता है, लेकिन क्या है कि इसमें कैनवस बहुत बड़ा है ना, तो बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते, बच्चों को याद नहीं रहता है, मेमोरी में लॉ है, बारीकी है, गड़बड़ हो जाता है। अब बताइए डिफरेंस इन एक्सचेंज कितना है? लॉस वो लिख रहे हैं, लिख। अब देखिए हमारा एस कहता है कि आपका फॉरेन करेंसी लॉस कितना है, वो देखिए। आपने कितने डॉलर लिए थे, कितना हो गया? 50। कहां से बढ़ के हो गया? 40 से। तो ये कितना हुआ? ठीक से करिए, कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो हमने पढ़ा था जो सेविंग इन इंटरेस्ट है, कितना है सेविंग इंटरेस्ट? 2,000। वो क्या बन जाएगा? बोरोइंग कॉस्ट। और बाकी जो बच जाएगा बैलेंस, मेरे ख्याल से आई थिंक 8,000 आता है। ये अभी भी फॉरेन करेंसी लॉस रहेगा, और ये जहां जाता है वहीं जाएगा। कितना है सेविंग इंटरेस्ट? अच्छा, हम लोगों ने गलत ही कैलकुलेट कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। 2800। ठीक है। तो कोई पूछे टोटल बोरोइंग कॉस्ट, तो आप क्या कहेंगे? पहले वाला जो था वो तो रहेगा ही, एक्चुअल 2,000, और ये सेविंग कितनी हो गई? 2800। अब आप इसको कैपिटलाइज करें, पीएल में डालें, वो अलग बहस का मुद्दा है। ठीक बात है। इसी में केस 2 लेते हैं, ये तो केस 1 हो गया। केस 2 लेते हैं। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट मान लीजिए 41 है सिर्फ, मतलब 50 ना होके 41 है, तब क्या होगा? तो देखिए होना क्या है, सेविंग इन इंटरेस्ट तो यही रहेगा, एक्चुअल यही रहेगा। एक्चुअल अच्छा, ये कम हो जाएगा, 41 हो जाएगा। बताइए कितना? 1640। ये तो यही रहेगा। सेविंग बताइए कितना? 2360। ठीक। टोटल लॉस जो होगा वो हमें सिर्फ कितना होगा? 1000 का। हमारी सेविंग 23 है, तो
टू द एक्सटेंट की बात हुई है, यानी कि मैक्सिमम इतना है, मिनिमम की तो कोई हिसाब नहीं है, तो 1000 बोरोइंग कॉस्ट और बैलेंस नील। तो हम 2360 तक ही तो बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हैं, यही तो रूल हमने पढ़ा था। रूल क्या पढ़ा था कि टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे। सेविंग कितनी हुई है, लॉस कितना हुआ है, तो कितना जाएगा बोरोइंग कॉस्ट। लॉस है ही नहीं ज्यादा ना, लॉस ज्यादा ही नहीं है, तो लॉस ज्यादा नहीं है तो जितना है उतने से काम चलाएंगे। लिखिए एक बार फिर से, इलस्ट्रेशन 2 लिखिए, पहले ये लिख लीजिए केस, केस कि फॉरेन एक्सचेंज अगर 41 हो गया, तो हमारी टोटल बोरोइंग कॉस्ट होगी 1640 प्लस 1000 कितना हो गया 2640। आगे चला गया। चलिए, अब कहता है कॉन्सेप्ट, हमने अभी पढ़ा कि लॉस होगा तो क्या होगा। मान लीजिए एक्सचेंज डिफरेंस गेन हो जाए, फॉरेन करेंसी तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अगर एक्सचेंज डिफरेंस गेन हो जाए तो रूल है कि एक्सचेंज लॉस, या ऐसे करते हैं, ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट एडजस्टमेंट, मतलब बोरोइंग कॉस्ट में कम कर लेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एडजस्टमेंट in previous period, to the extent of borrowing cost adjustment in the previous period। ठीक है, बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। मतलब पहली बार अगर गेन होगा वो तो पीएल में जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहां गेन हुआ तो ये तो पीएल में ही जाएगा, यहां लॉस हुआ इसमें थोड़ा बोरोइंग कॉस्ट में गया होगा, थोड़ा पीएल में गया होगा। अब यहां गेन उसी लोन पे, दूसरे पे नहीं, उसी लोन पे गेन हो गया। मान लेते हैं यहां पे गया था 10,000 का लॉस हुआ था, तो 5,000 यहां गया था, 5,000 यहां गया था, या 6,000 यहां गया था, 4,000 यहां गया था। अब गेन होता है 10,000 या 11,000, तो रूल है कि इसमें से 6,000 कहां जाएगा, किसके बराबर, इसके बराबर, और बाकी 5 कहां जाएगा, वो पीएल में जाएगा। ये तो पीएल में जाना ही जाना है, चाहे जितना भी। तो फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टाइम गेम तो वहीं जाएगा। लेकिन अगर पीछे कभी लॉस हुआ हो और वो लॉस बोरोइंग कॉस्ट में गया हो, तो आगे जब गेन होगा तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा। अब वही इलस्ट्रेशन 2 हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वही इलस्ट्रेशन 2 थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब हमने लिया था 1/4/2021 को, तो डॉलर था 40 रुपए, और हमने लिया था $1,000 का लोन। ठीक है, 4 रुपए का रेस्ट पे लिया था। वैसे मार्केट में क्या मिल रहा था, 12। अब 31/3/22 को ये हो गया $50। ठीक है, तो हमने पढ़ा था उसमें लॉस हुआ था हमारा
10,000 हुआ था ना शायद, और लॉस जो 10,000 हुआ था, 2,000 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, बोरोइंग 2800 किया था, 2800 कर दिया तो 2,7200 प्रॉफिट लॉस में कर दिया, यही केस था। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 31/3/23 को ये आपका रेट हो गया 48, तो अब की बार गेन कितना हुआ, हाँ 50 से 48 आ गया। 2 रुपए गुने 1,000, 2,000 गेन हो गया। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे गेन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बोरोइंग कॉस्ट में, क्योंकि हमने तो कहाँ तक करना है, 2800 तक, टू द एक्सटेंट, ठीक बात है कि नहीं। तो बैलेंस जो बचा पीएल में जाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। लिखिए इसको, इलिस्ट्रेशन 2, उसी को हम लोगों ने बढ़ा लिया। और टोटल बोरोइंग कॉस्ट मेरे से पूछेंगे, ये 2,000 तो होगा ही होगा, और बाकी 1,000 गुने 4% गुने 48, क्योंकि 50 नहीं होगा ना, 48 होगा ना, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये कर लीजिए सॉल्व। तो टोटल हो जाएगा 3920। वो तो चला गया ना, वो तो जहां होना था पिछले साल हो गया, जब कैपिटलाइज हुआ पीएल में गया, हमें उससे क्या मतलब है। हमें बस इतना याद रखना है कि 2800 तक गेन हमारा पहले बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, फिर कुछ और। 1 मिनट, ये प्लस नहीं होता, ये माइनस होगा ना, तो आपका बोरोइंग कॉस्ट कितना होगा, ये आ गया और ये आ गया, तो आपका नेट बोरोइंग कॉस्ट होगा -80। और भी कोई बोरोइंग कॉस्ट होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, बट ये -80 है, ठीक है ना। चलिए इलिस्ट्रेशन 3 करते हैं, करें शुरू। इलिस्ट्रेशन 3 सब कुछ वही है, मान लीजिए ये 44 हो गया, अब क्या होगा, बस इतनी सी बात है। अब गेन हमारा कितना हुआ, 6,000 हुआ, 2800 बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा, और बैलेंस बताइए, 32 हो जाएगा पीएल में। कोई पूछे बोरोइंग कॉस्ट कितना हुआ इस साल का, तो 2800 तो साहब हुआ ही हुआ, लेकिन ये माइनस का काम करेगा, और प्लस 1,000 गुने 4% गुने बताइए 44, बताइए 104, तो पीएल में एज ए इनकम चला जाएगा। ये लिखना चाहेंगे या ठीक है रहने देंगे, रहने देते हैं। अब कुछ और कराते हैं इसी का भाई, देखिए इसी का पार्ट है, इफ कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ इसी में, इफ लोन इज पार्टली रिपेड, कि लोन अगर पार्टली रिपेड हो गया, देन gain will be treated as borrowing cost proportionately। कैसा प्रोपोर्शन होगा, अनपेड लोन डिवाइडेड बाय टोटल लोन। ठीक है,
जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं और एक एजम्पशन लेते हैं। कहाँ चला गया? ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहां पे 600 लोन हमने रीपे कर दिया, आउटस्टैंडिंग सिर्फ कितना है? 400। तो अगली बार जो एक्सचेंज लॉस होगा वो 400 पे ही होगा। 600 तो पे हो गया, तो 400 पे अगर एक्सचेंज लॉस होगा गुने 50 माइनस 44 तो कितना होगा दोस्त? 2400 होगा। लेकिन हम पूरा का पूरा बोरोइंग कॉस्ट नहीं मानेंगे, हम 2400 में 400 जो पे हो गया उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1000 जो बाकी है उसकी बात करेंगे। बताइए, अब इतनी बारीक बातें बच्चों के लिए याद रखना मुश्किल है, इसीलिए रिवीजन का जादू है, इसीलिए सब लोग सीए नहीं बनते। बोलिए, फाइनल में भी बहुत बच्चे अटके हैं, पता ही होगा आपको। कितना आ रहा? 968। बहुत बच्चे फाइनल में अटके। 960, तो ये इधर कितना हो जाएगा? $1440। हाँ देखिए ना, अब की बार का बोरोइंग कॉस्ट कितना होगा? 960 तो माइनस में होगा, और $4000 है तो उसी हिसाब से बात होगी। 50 माइनस 44, नहीं, इंटू, सॉरी 4% इंटू 44, $704 नेट आ रहा है सर। ये माइनस 256। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं ताकि ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। हाँ, आपके पास है, ये सब ने लिख लिया? हाँ, 9 पेज का कॉन्सेप्ट हो गया। अरे इतना तो लिखवाया ही मैंने, क्या क्या लिख लिया? इतना लिखवा दिया। अच्छा, इलस्ट्रेशन भी लिख लिया होगा ना। चलो क्लास के बाद दिखा दीजिएगा। लोन हमने लिया है 20,000, इंटरेस्ट 5% है, एक्सचेंज रेट 45 है, बाद में साल के लास्ट में बढ़ के 48 हो गए, ₹3 बढ़ गए। हाँ, $20,000 है, लेकिन 45 पे लिया था, बाद में 48 हो गए। इंडिया में लेते तो 11% पे मिल रहा है। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट आपको निकालना है, साल के लास्ट है। हाँ, ईयर इन 48 है, शुरू में था 45। अभी देख लेते हैं। यही तो था। अब ठीक है, अब थोड़ा क्लास हो रही है, मजा आ रहा है। फिर इंटर की तरह भी 2.5 घंटे 3 घंटे, क्या दिक्कत है, लगे रहिए। देखिए तो बोरोइंग कॉस्ट है $20,000, रेट है इंटरेस्ट का 5%, और साल के लास्ट में चूंकि देना है तो उस समय 48 है। बताइए, अच्छा, अगर हमने ये $20,000 उस वक्त इंडिया में लिया होता तो 45 के रेट से उससे मिलता, और 11% आप इंटरेस्ट देते। बताइए कितना हो जाता?
तो सेविंग इन इंटरेस्ट कितनी हो रही है? तो पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब करते हैं दूसरा काम। पहले लिख लीजिए इसको। अब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कितना हुआ है? $20,000 गुने 48, 45 से बढ़ के 48 हो गया। कितना लॉस हुआ है? ठीक है, 60,000 में बोरोइंग कॉस्ट कितनी सेविंग हुई है? तो 51,000 तक बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हैं, और बाकी जो 9,000 बच गया वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के रूप में कहाँ चला जाएगा? पीएल। तो कोई टोटल बोरोइंग कॉस्ट पूछे तो वो भी बता देंगे आप। 48 प्लस 51। ऐसा क्वेश्चन आए तो रिवीजन अगर हुआ हो तो बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, नहीं हो तो खैर मुश्किल ही मुश्किल है। देखिए, पहले से जो है वो ले लीजिए। पहले से कितना है? 48, और नया और कितना आ गया? 51। टोटल बता दीजिए। वही आ जाएगी जितनी आनी चाहिए, उससे कम आ सकती है, ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है। नंबर 7 कि ऑन 1 अप्रैल हमने 9% 30 लाख रुपए की बोरोइंग करी है 2 क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए। एक फैक्ट्री बिल्डिंग है और एक ऑफिस बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को चालू हो गया, लोन फैसिलिटी 1 अप्रैल को ही लिया गया है, और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट हमने करा है। जो पैसा यूज नहीं हुआ उसका टेम्पर 7% पे किया है। अब देखिए, ये 10 यहां है और 20 यहां है, लेकिन ये पैसा 6 महीने बाद लगा है। तो हमने 6 महीने के लिए मान लेंगे कि हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होगा। ये पैसा यहां लगा है तो मान लेंगे कि भाई 10 लाख रुपए हमने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो देखिए, ब्याज ब्याज अब 3 महीने 6 महीने का नहीं लेंगे, ब्याज तो पूरे साल भर का लेंगे। 10 लाख पे 9% लैंड फैक्ट्री बिल्डिंग में जाएगा, और 20 लाख पे 9% ऑफिस बिल्डिंग में जाएगा। लेकिन 5 लाख का जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट 6 महीने का हुआ, उसका जो इंटरेस्ट है वो यहां से लेस होगा फैक्ट्री बिल्डिंग से, और यहां पर जो 10 लाख है 6 महीने टेम्पररी इन्वेस्ट हुआ, वो ऑफिस वाले बिल्डिंग से लेस होगा। और जो नेट आएगा उसी को बताइए हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज। तो लिखिए इसको, कॉपी में लिखिए कि ये पूरे साल कर लेंगे। इसमें ये नहीं कि 3 महीने बाद खर्च किया, 6 महीने बाद खर्च किया। भाई हमने इसी काम के लिए लोन ले रखा है यार, पूरा का पूरा करेंगे। इसमें 3 महीने 6 महीने नहीं देखेंगे। लोन है, ठीक है, हमने लोन यहां पे ले रखा है, बाद में भी वही है, यानी कि बीच में कुछ नहीं लिया। यहां भी ले रखा है, बाद में कुछ नहीं है। यहां तो नहीं है लेकिन लास्ट में है, लगता है करंट ईयर में। ये हमने लिया है 1 जुलाई को, और ये किसके लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। तो ये स्पेसिफिक लोन हो गया, जिसके लिए भी एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। 1/4/2001 को बीटा ने कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट शुरू किया। प्लांट बिल्डिंग नहीं, यूजिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग। यही दोनों हमारी एग्जिस्टिंग बोरोइंग है ना। एक्सपेंडिचर ये रहा भाई, शुरू में 5 लाख लगे। ये सारी फिगर 1000 में, ध्यान दीजिएगा। तो लाख में कन्वर्ट करेंगे तो हाँ 10 लाख 30 लाख हो जाएगा, और फिर 25 लाख यहाँ यूज किया, 5 और 25। बताइए बोरोइंग कॉस्ट कितनी प्लांट पे कैपिटलाइज करेंगे? तो ध्यान दीजिए, डिवेंचर का तो प्लांट पे बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसके लिए है? स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए है, और अब बिल्डिंग का काम शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ, अब इन दोनों को करेंगे, लेकिन सवाल है 18 का रेट लें या 16 का रेट लें या WACC लें। तो हमें WACC इसका लेना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लीजिए आराम से आप लोग, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं WACC। वेट निकाल के भी कर सकते हैं, आपने FM में पढ़ा है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए पहला काम यही करते हैं। 18% बैंक लोन,
180 होगा। 16% टर्म लोन, बोले कितना? चलिए सब जोड़िए, 660। और ये टोटल है 4, तो WACC हमारा होगा 660 और 4000 बराबर 16.5%। ठीक है। अब बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज कितना करेंगे? कब आपने खर्च किया? एक तो आपने खर्च किया 1/4 को 5 लाख, तो ये तो पूरे साल की कहानी हो गई। बताइए कितना? ₹82,500। और एक कब है? एक ना, जुलाई नहीं है, ठीक से देखिए, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2022, ये 2021, कितना है भाई? 25 लाख। और उसका परसेंटेज भी 16.5 होगा, लेकिन उसका टाइम सिर्फ 3 महीने लिया जाएगा। यही फर्क है स्पेसिफिक और जनरल में। स्पेसिफिक होता तो पूरा ही लेते, चाहे पैसा कभी भी खर्च करें। ठीक है, चलिए बताइए कितना? 1 लाख जोड़ दीजिए, 1,85,625। ठीक है, एक सब्सिडरी है, वो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, इंटर कंपनी लोन लिया है। लोन इनकर्ड ऑन इंटर कंपनी लोन कैपिटलाइज इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, लोन का बोरोइंग कॉस्ट बिल्कुल करेंगे, लोन हो गया तब तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन अगर शेयर या प्रेफरेंस शेयर के रूप में आया होता तो स्टैंड लोन में नहीं करेंगे, सिर्फ किस में करेंगे? कॉन्सोलिडेटेड में। तो यहाँ तो जब आप सीधा ऐसे, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। ठीक है, अब आइए, वो हम लोगों ने पढ़ा ही था, मैच्योरिटी वाला, कि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें इन्वेंट्री में खास तौर पर मैच्योर करने के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जैसे कि लकड़ी है, चावल है, दारू है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शैंपेन या सिंगल माल्ट विस्की वगैरह, है ना। तो उसको ना 2 साल 3 साल मैच्योर करने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो मैच्योर करने के लिए छोड़ रहे हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, कैपिटलाइज होगा। लेकिन मैच्योर होने के बाद अब बिक नहीं रहा है, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। रेडी फॉर यूज जहां हो गया, उसके बाद कैपिटलाइजेशन हमें क्या करनी है? हमें कैपिटलाइजेशन रोक देनी है। ठीक बात है। चल, अब आइए कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं, पास्ट ईयर करें टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन। मैरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 3 शिप का ऑर्डर किया, डाउन पेमेंट 25% किया ऑफ ईच शिप आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिलीवरी हुआ है 2027 में, देखिए 20 से 27। अब शिप एक ऐसी चीज है जो बनने में तो टाइम लेती है। बड़े शिप तो और समय लेते हैं, कोई मजाक की बात तो है नहीं। तो शिप तो देखो क्वालिफाइंग एसेट तो है, मानते हैं, 7 साल टाइम लग रहा है तो क्वालिफाइंग एसेट तो है। ऊपर से हमने बोरोइंग भी किया हुआ है, तो वो भी है। द शिप बिल्डर इन्फॉर्म दैट इट हैज कमेंस प्रोडक्शन ऑफ 1 शिप। ठीक है, देयर इज नो प्रोसेस ऑन अदर 2 शिप।
द मैरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ईयर बेसिस, फाइनेंशियल ईयर बेसिस मतलब वही 1/4 से लेकर यहाँ तक। इज इट परमिसेबल टू कैपिटलाइज एनी बोरोइंग कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस एंड दिस? ध्यान दी, किसी में भी इन्होंने दो में इन्होंने प्रोग्रेस नहीं शुरू किया है, सिर्फ किसमें वो चालू किया है? एक शिप में किया है। तो आप कैपिटलाइजेशन एक शिप में करेंगे कि तीनों शिप में करेंगे? तो ध्यान दीजिए, पहला काम कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया। दूसरा काम, लोन हमने ले लिया, तो बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो रही है। लेकिन काम शुरू कब हुआ है? 1 मार्च 2002 को, और वो भी एक पे, दो पे एक्टिव कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ। तो जब कैपिटलाइजेशन की बात आएगी तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो एक्सपेंस होना चाहिए, दूसरा बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होना चाहिए, और तीसरा एक्टिविटी नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन आर इन प्रोग्रेस। तो चूंकि इसमें पहले शिप में तो एक्टिविटीज हैं, लेकिन चालू कब हुआ है? 1 मार्च को। तो 31 मार्च वाले में तो खैर कोई मतलब नहीं है, उसमें तो कैपिटलाइजेशन का कहीं कोई हिसाब नहीं है। इस वाले में होगा कैपिटलाइजेशन, लेकिन सिर्फ एक शिप का होगा, दो शिप का अभी भी नहीं। हाँ, वो तब भी काम चालू होना चाहिए। देखिए हमने काम कब दिया, पढ़ते हैं। 1 अप्रैल को हमने सारा काम कर लिया, 2021 नहीं, 1 अप्रैल 2020 को पेमेंट भी कर दिया और लोन भी ले लिया है ना। लेकिन 31/3/21 तक किसी पे काम शुरू नहीं हुआ। 1/3/2022 को एक शिप पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, दो शिप पे अभी भी नहीं हो रहा। तो यहां पे नो कैपिटलाइजेशन, क्योंकि यहां पे तीसरी कंडीशन वो मिसिंग है, और वो तीसरी कंडीशन थी एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस। एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस यहां हो रही है, तो यहां कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज थर्ड केस या थर्ड कंडीशन नॉट येट फुलफिल्ड। थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। यहां पे 1 महीने का 1 मंथ का कैपिटलाइजेशन होगा ऑन वन शिप, सिर्फ एक शिप पे। और बाकी सब बताइए क्या होगा? हाँ, बाकी सबको हम छोड़ देंगे। पहला हो गया था अब आइए पढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 कहता है कि कंपनी हैज ए ट्रेजरी डिपार्टमेंट दैट अरेंज फंड फॉर ऑल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग फंड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम। कंपनी ने कंस्ट्रक्शन क्वालिफाइंग एसेट का शुरू किया और ये उन्होंने खर्च किया। हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग और वर्किंग कैपिटल लोन है, इसका मतलब जनरल बोरोइंग है। बताइए अमाउंट कितना कैपिटलाइज किया जाएगा? ठीक बात है। तो देखिए इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि भाई एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यही है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम WACC निकालेंगे, और WACC होगा 1.65 डिवाइडेड बाई 15 लाख। चलिए बताइए। 11%। अब जब कैपिटलाइजेशन की बारी आएगी तो साल खत्म हो रहा है मार्च को, तो पहले वाले में कितना कैपिटलाइजेशन होगा? कैपिटलाइजेशन मार्च में खत्म हो रहा है, तो जो पैसा हमारा लगा है जुलाई में, एक साथ को,
उस पे पीरियड की बात करनी पड़ेगी क्योंकि जनरल बोरोइंग में पीरियड की बात होती है। तो 11% गुने 9/12 बताइए, 9/12 20,625। और बाद में जो 3 लाख खर्च हुआ है 11%, लेकिन सिर्फ 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये बताइए। दोनों जोड़ दीजिए, यही कैपिटलाइजेशन होगा 31,625। लिख लीजिए किताब पे, मतलब कॉपी पे। ठीक है, अब आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है T3। कहता है कि कंस्ट्रक्ट न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग शुरू कब से हुआ है? 1 सितंबर। और 1 सितंबर 1 से शुरू हुआ और खत्म हो गया दिसंबर। ये कितने महीने हुआ? ये तो सिर्फ 4 महीने हुआ। तो 4 महीने को हम कैपिटलाइज करें कि नहीं करें? आइए देखते हैं। क्या पता आगे क्या बात लिखी हो, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड के लिए 1 साल या उससे ज्यादा का होना जरूरी है नहीं। ये तो 4 ही महीने मामला निपट गया। डायरेक्टली एबुट्रेबल एक्सपेंसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑन दिस एसेट इज 1 लाख, और 2.5 लाख इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। यानी कि एक अगर हम फोटो बनाए तो सितंबर में खर्च हुआ 1 लाख, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर में खर्च हुआ है 2.5 लाख। ईच है ना, ईच ही बोला है ना, ईच। Entity has not taken any specific loan to finance, but incurred finance cost and general borrowing. During the year, the entity has incurred issued 10% डिवेंचर 10 लाख, और बैंक ओडी इतना है जो 7.5 लाख हो गया। इंटरेस्ट 15% पे देना है 1 अक्टूबर तक, और उसके बाद बढ़ के हो गया है 16%। आपको कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कंप्यूटिंग द बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद 23 बताना है। चलिए, कैपिटलाइजेशन करने का रेट निकालना है। वैसे तो देखिए नियम से कैपिटलाइजेशन ही नहीं होना चाहिए, 4 महीने में क्या ही कैपिटलाइजेशन होगा, लेकिन अब बोल दिया कैपिटलाइजेशन रेट स्पेशली निकालू, तो हो सकता है ये 4 महीने को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानते हो। तो हमें अब इनके लिए कैलकुलेशन करना है। इसमें भी एक समस्या क्या है कि शुरू में तो जो डिवेंचर है वो तो खैर 10% का है, लेकिन ये बैंक ओडी 15 है जो बाद में बढ़ के अक्टूबर से 16 हो जा रहा है। ठीक बात है। तो फिर इसका जरा सा हिसाब करके देखना पड़ेगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तभी तो बात कर पाएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है T3। ये हमारी कैपिटल है और ये हमारी इंटरेस्ट है। डिवेंचर, डिवेंचर का कैपिटल है 20 लाख। ये कैपिटल है ना, डिवेंचर का कैपिटल है 20 लाख। 10% इंटरेस्ट है 4 महीने के लिए, बताइए कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कीजिए। 2 लाख का 1/3 6667 आ रहा है। बैंक ओडी है, बैंक ओडी का अलग ही बाजार है। सितंबर में देख रहा हूं मैं बैंक ओडी है 5 लाख, और परसेंटेज है 15%। और सितंबर में तो यही रहेगा, सितंबर में तो चेंज होगा नहीं, तो 1/12 बताइए। 62, 62, 50। फिर अक्टूबर महीने में है तो 5 लाख, लेकिन परसेंटेज बढ़ के 16 हो गया। अक्टूबर और नवंबर दोनों एक बार ले लें, 2/12 कर देते हैं, बताइए। तेरह 300, और दिसंबर महीने में 7.5 लाख हो गया। 16% के हिसाब से देख लीजिए, 1/12।
10,000। अब ये तो हमें पता चल गया इंटरेस्ट कितना है, बताइए इंटरेस्ट। ठीक बात है। अब वेटेड एवरेज ऑफ कैपिटल भी लेना पड़ेगा, कैपिटल भी स्थिर नहीं है। जहां तक डिवेंचर का सवाल है तो डिवेंचर 20 लाख है 4 महीने के लिए, और बैंक ओडी है 5 लाख 3 महीने के लिए। ठीक है, और फिर 6 लाख है, 6 नहीं 7.5 लाख है 1 महीने के लिए। वैसे टोटल महीना है 4 लाख, मतलब 4 मंथ। तो ऑन एन एवरेज हम आपसे कहें कि क्या है तो बताएं। कभी 25 है और कभी 27.5 है, और चूंकि 4 महीने की बात है इसलिए डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। कितना आया कर लेते हैं। 20 गुने 4 80 लाख, 5 गुने 3 15 लाख, और 7 गुने 1 7.5। ये जोड़िए तो कितना हो रहा है ये, डिवाइडेड बाई 4 कीजिए एवरेज फंड। 25 लाख समथिंग आएगा। कहे वेट से थोड़े गुना करेंगे, 4 ही महीना तो है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 ही महीना था ना, इसलिए तुमने 4 से भाग दिया। ये जो आपने यूज किया है 4 ही महीने तो किया है, सितंबर ये में किया, अक्टूबर में किया, नवंबर में किया, दिसंबर में किया, महीने तो 4 ही है ना। देखो ये सितंबर से दिसंबर है, और ये भी तो सितंबर से दिसंबर है, तो वेटेड तो वही निकलेगा ना, महीने तो वही है। ठीक है, 25.625 लाख। अब मुझे इंटरेस्ट पता है, इसी का तो इंटरेस्ट ये है ना, तो निकाल लीजिए परसेंटेज ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। 9625 हमने दिया है, अभी बता रहे हैं ना। ठीक है, अब ये जो हमारा है 4 महीने का पीरियड है और 4 महीने का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट भी तो अब देखिए कि हमने कितने महीने का लिया हुआ है। इंटरेस्ट हमने लिया हुआ है सिर्फ 4 महीने का, और हमारा पीरियड भी 4 महीने का है। तो बताइए कितना हुआ, 3.76% फॉर 3 मंथ। अगर आप पर एनम कहेंगे, पर एनम कैपिटलाइजेशन रेट, तो सिंपल बात करेंगे तो 12/4 कर दीजिए। इलेवन पॉइंट पर एनम, वो जो आप 16% और 12% देख रहे हैं ना, पर एनम का है ना, हमें तो चाहिए 4 महीने का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 मिला, जो किताब के लास्ट में दे रखा है। 6 क्वेश्चन यहां भी हैं, आराम से इनको भी करते हैं। एग्जामिन हाउ विल यू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट when qualifying assets are funded by borrowing in nature of bond that are issued at discount.
बात को समझने के लिए 10% इंटरेस्ट पेबल है और मैच्योरिटी 4 साल है विथ फेस वैल्यू इतना, डिस्काउंट रेट 10% टू क्वालिफाइंग एसेट विच इज ऑलरेडी फॉर इंटेंडेड यूज एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के अंदर। कंप्यूट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज इफ कंपनी amortize डिस्काउंट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड 13.39%। इस बात को समझिए। देखिए, ऐसा फाइनेंस के वर्ल्ड में होता है कि ये कंपनी है, ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को लालच देने के लिए कि आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पड़े, हम उन्हें सस्ते रेट पे इशू कर देते हैं। जैसे मेरा बॉन्ड 100 का है तो हमने इसको इशू प्राइस रखा कितना कम है, 10% कम है ना, 10%, सिर्फ 180, मतलब 100 है तो 90। अब मजे की बात देखिए, इंटरेस्ट तो हम देंगे 100 पे, इंटरेस्ट तो 100 पे 10 रुपए जाएगा, लेकिन ये रियल में उनको कितने का पड़ेगा, 90 रुपए पे। ठीक बात है कि नहीं? तो 4 साल का इन्होंने खुद से निकाल दिया है, वैसे नहीं निकाला होता तो हम खुद निकालते कि भाई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ रहा है 13.39%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 13.39%। ठीक बात है? तो ये पहली बात बनी। अब क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है कितना अमाउंट हम कैपिटलाइज करेंगे। हमने यूज कितने साल किया है? हमने यूज किया है 2 साल। चलिए देखते हैं। ये ना जब हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, तब ज्यादा और मजा आएगा। वहां पे हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि भाई जो इंटरेस्ट रेट दिखता है, वैसे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपने पढ़ा है कि जो इंटरेस्ट रेट दिखता है रियल में होता नहीं है। इंटरेस्ट रेट उससे हमेशा अलग होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए 10% बॉन्ड या 10% डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट 9% या 25% भी हो सकता है, 12 हो ना हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एफएम में है ही। चलिए, अब हमें कैपिटलाइजेशन की बात करनी है। पढ़ते हैं फिर से, कितना अमाउंट यूज किया है, पूरी तरह से इसी काम में यूज कर लिया है और तो किसी काम में यूज किया नहीं है। लेकिन एक समस्या है, इंटरेस्ट तो हम एनुअली पे करते हैं, बट डिस्काउंट तो 4 साल बाद ही पे होगा। मतलब जो डिस्काउंट दिया है बाद में 2 लाख रुपए पे करेंगे, तो होगा क्या कि आपका डिस्काउंट वाले पोर्शन से बढ़ता जाएगा। वो थोड़ा जल्दी आ गया है, बट फिर भी मैं बताता हूं, आप समझिएगा। देखिए, फेस वैल्यू है कितनी, लोन कितने का लिया था बॉन्ड, 2 लाख का, और इशू प्राइस है 180। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन्होंने निकाल रखा है, हम उससे कैलकुलेशन करते हैं ईयर 1 ईयर 2। अच्छा, तुम 4 साल कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें जरूरत है नहीं। ओपनिंग अमाउंट कितना है बोरोइंग की, 180 है। इफेक्टिव इंटरेस्ट इस पे कितना बना, 13.39% निकालिए। और इंटरेस्ट की आपने पेमेंट कितनी करी है, 2 लाख का 10% आपने 20,000 दिया होगा। तो आपका बोरोइंग बढ़ के कितना हो गया, बोरोइंग एट एंड, नहीं 184 हो गया ना, 184,102। ये आपको ऐड करना है और ये आपको लेस करना है। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्लोजिंग जो होगा ए प्लस बी माइनस सी। जो पे हो गया वो तो आपके बोरोइंग नहीं रही ना, और ऐसे ही 84 बढ़ते बढ़ते 2 लाख तक पहुंच जाएगा। अब सेकेंड ईयर में 184,102, फिर इसका निकालिए 13.39। बाद में तो चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन यहाँ थोड़ा जल्दी आ गया। अब आ गया तो आ गया, क्या ही दिक्कत है।
24,651 पेमेंट फिर आप 20,000 ही करेंगे। वो डिस्काउंट भी तो बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट ही है। कितना बचा? तो देखिए आपको बेसिकली पे करना चाहिए था 48, ये जोड़िए तो 48,000 कितना आ रहा है? 753, लेकिन आपने पे किया है 40,000। पता है आपकी बोरोइंग कॉस्ट 40,000 नहीं है, ये तो पेमेंट है। बोरोइंग कॉस्ट बेसिकली ये है। और यही अमाउंट बताइए क्या होगा? टू बी कैपिटलाइज्ड। तीसरा चौथा साल क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि वो तब तक सामान बन के रेडी हो गया। नहीं बना होता तो हम तीसरा चौथा साल भी कैलकुलेट करते। लिखेंगे इसको, लिखिए। ये वाला चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, उसकी कुछ नहीं है, यहीं से रखिए, वो भी नोट करना कर लीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। इफेक्टिव कैपिटलाइजेशन रेट निकालने का भी फॉर्मूला, एक तो नॉर्मल फॉर्मूला था, एक प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो। यहां पे प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लेना है, नॉर्मल नहीं। P3 कहता है कि हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और ये क्वालिफाइंग एसेट है, इसमें डाउट नहीं करना है। 1 सितंबर को कॉस्ट 10 को एस्टिमेट किया, कोई स्पेसिफिक लोन हमने नहीं लिया, रादर इंटेंडेड टू यूज द जनरल बोरोइंग, जिसका वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना है? 11। द बोरोइंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द ईयर, सितंबर से लेकर मार्च तक, और क्वालिफाइंग एसेट है तो सिर्फ 7 महीने ही, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट है। वाई दिस में जो बोरोइंग कॉस्ट भी याद रखिएगा, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा कभी कैपिटलाइज नहीं होता। अब एक समस्या है, ये है एक्रूअल, मतलब सितंबर में इतना बिल एक्रू हुआ, और ये है एक्चुअली पेड, जिसमें एडवांस वगैरह भी है। एक्रूअल ये है, पेमेंट ये है, एक्रूअल ये है, पेमेंट ये है, एक्रूअल ये है, पेमेंट ये। जरा ये बताएं एक्रूअल कितना है टोटल? 2 2 4 9.5, और ये बताएं ठीक है। बेस्ड अपॉन एबव इंफॉर्मेशन डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट फॉर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। और ये भी बताएं अप्रोक्सीमेट अमाउंट दैट शुड बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ द प्लांट ऑन 31 मार्च। अब लो जी, समस्या आ गई। कैश बेसिस पे इसमें तो टाइमिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं है। अब कैश बेसिस पे देखें खर्चा तो कुछ और आ रहा है, एक्रूअल बेसिस पे देखें खर्चा तो कुछ और आ रहा है। अब दोनों में से कौन सा लें? अकाउंटिंग पॉलिसी की प्रॉब्लम। तो फिर कहीं ना कहीं हमें एस देखना पड़ेगा, इंड एस, कि क्या वहां कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। अगर लिखा है तो उसे हमें कॉपी करना पड़ेगा और उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी। पहले समस्या समझ रहे हैं आप? एक बार क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए। एक्रूअल की बात है और कुछ नहीं, एक्रूअल की कैश, क्योंकि दोनों में तो फर्क आ जाएगा, टाइमिंग में फर्क है। चलिए मैं बताता हूं अब। देखिए ये बढ़िया से लिखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। एज पर, एक मिनट क्वेश्चन पेपर भी मंगवा लूं, आज वक्त मिलेगा तो देखा जाएगा। मोनी मैम, मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जरा सा भेज दीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं एफआर का, मई 24 का और दिसंबर 24 का एफआर का क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए। इन डेज 23, एक्सपेंडिचर ऑन ए क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड्स, क्या भाई? ओनली those expenses that have resulted in payment of cash, transfer of other assets,
assumption of interest bearing liability, interest bearing liability, अब देखिए इसमें अगर आप पेमेंट इन कैश करते हैं वो तो लेना ही है, कोई ऐसे ट्रांसफर करते हैं लेना ही है, लेकिन एक्रूवल नहीं लेना है। एक्रूवल तभी लेना है जब उससे ब्याज चालू हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी का बिल आया और उसने कहा कि भैया पेमेंट कीजिए, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम आपसे 2% इंटरेस्ट लेंगे, तब उसको लेना है। नहीं तो जिस दिन उसकी पेमेंट करेंगे, चाहे 15 दिन, चाहे 20 दिन, चाहे 2 महीने बाद, वो जब पेमेंट करेंगे तब से मांगेंगे। पेमेंट ऑफ कैश है, देख रहे हैं? मतलब पेमेंट ऑफ कैश जरूरी है, एक्रूवल जरूरी नहीं है। हाँ, एक्रूवल तब होगा जब उस पर ब्याज चालू हो जाए। कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया, 15 दिन का टाइम दिया, आपने 15 दिन में पेमेंट करना, नहीं तो 2% ब्याज पर मंथ। अगर वो नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा। ठीक है दोस्त? अब आगे आइए। Therefore, yeah, in this question, no interest is payable on outstanding cost of construction accrued. Therefore, capitalization या for capitalization cash outflow should only be considered. हमें कैश आउटफ्लो को ही कंसिडर करना चाहिए, दूसरे को कंसिडर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्त? अब आइए लेते हैं पीरियड, कैश आउटफ्लो, मंथ आउटस्टैंडिंग। सितंबर महीने में कितना पे किया? 3। अक्टूबर महीने में 170। नवंबर महीने में 2.5 लाख। दिसंबर महीने में कुछ भी नहीं। जनवरी महीने में 1। फरवरी में कुछ भी नहीं। मार्च में 1। अब नहीं कुछ बोला तो महीने के शुरू में मान लें, है ना? हम महीने के शुरू में मान लेते हैं। कहीं दिया हुआ है? हाँ, क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं ना, टेबल में कहाँ लिखा है? अच्छा, स्टार्ट ऑफ पिच में, ठीक है ठीक है, मैं पैराग्राफ में पढ़ रहा था। तो मंथ की बात कर लेते हैं, या मंथ के सीधे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितना आपने दिया है लोन का? 11% दिया है। कब तक चल रहा है? 31 मार्च तक ना? हाँ, 31 मार्च तक चल रहा है। चलिए फिर, तो इसमें महीने बनते हैं 11% के हिसाब से 7/12, 1.7 का, क्योंकि जनरल बोरोइंग में तो टाइम को देखना ही पड़ेगा। 6/12, 2.5 का 5/12, और 1 का 3/12, और 1.5 का 1/12। चलिए करिए तो।
19 लाख। अच्छा, फिगर करोड़ में दी हुई है, आप ऐसे बताइए। 19,25,000 और फिगर सारे इन करोड़, ये बताएं। नौ लाख 35,000 और बताएं। चलिए आगे बताइए। 2,75,000 और लास्ट। 1,37,500। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर कैपिटलाइजेशन 333। और टोटल बोरोइंग कॉस्ट तो 50 लाख कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग या इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता बट कम तो हो ही सकता है। चलिए बताइए। 667। देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए। ऊपर वाला कुछ लिखना है, लिख लिया। मेन बहुत अच्छा पॉइंट था ये कि भाई किस बात का ध्यान देना है हमें। PQR is engaged in tourism business. Company plan to construct a holiday resort at Simla. The cost of project was made out of borrowed fund at rate this much at a rate of 12% per annum. 40 lakhs were disbursed अप्रैल और बाकी 60 लाख बाद में मिला। कई बार लोन थोड़ा ट्रेंच में मिलता है। साइट प्रिपरेशन वर्क 1 जून को वो कमेंस हुआ, तो काम यहाँ शुरू हुआ। लोन पहले ले लिया था, कैपिटलाइज नहीं होगा, काम का शुरू होना जरूरी है, तो यहाँ पे काम शुरू हुआ। चीफ इंजीनियर साहब मेडिकल लीव पे चले गए, तो फिजिकल कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई को शुरू हुआ। वैसे साइट प्रिपरेशन वगैरह चालू हो गया था। कॉस्ट वर्क कंस्ट्रक्शन 30 सितंबर तक चला। उसके बाद स्टॉप ड्यू टू लैंड स्लाइड ऑन द रोड। अरे पहाड़ों पे जो रोड स्लाइड होता है, कहाँ से हैं आप? अच्छा, जो पहाड़ों पे कभी गए हो तो देखा होगा, तो अगस्त में तो पक्का कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होगा, जगह जगह पे पहाड़ टूट रहा होगा। फंसे थे कहीं, खुल गया था। चलिए, तो स्टॉप ड्यू टू लैंडस्लाइड ऑन द रोड विच लीड टू कंस्ट्रक्शन। अभी देखेंगे। रोड ब्लॉकेज हैज बीन क्लियर्ड 31 दिसंबर, मतलब 4 महीने बाद, 3 महीने बाद। एक्टिविटी 1 जनवरी से शुरू हुआ और फरवरी में हमने खत्म कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया। तो काम तो जल्दी खत्म हो गया, देखा जाए तो 7 और 2 9 महीने में खत्म हो गया। ओपनिंग 1 मार्च को था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें परमिशन नहीं दिया। 15 मार्च को बोला कि सेफ्टी मेजर लगाओ यार, तब देंगे। अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन आपको निकालना है। लैंडस्लाइड कॉमन नहीं है शिमला में, और डिले इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लेफ्ट ओवर। अब लैंडस्लाइड अगर कॉमन नहीं है तो सस्पेंड होगा, और वो माइनर वर्क है तो हम यहीं पे रोक देंगे, हम उसके आगे कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं। माइनर वर्क तो चलता रहता, हमने पढ़ा था। लैंडस्लाइड कॉमन है यानी कि टेक्निकल रीजन है, और डिले जो है इज ए मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर भी सस्पेंशन नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि वहां तो लैंडस्लाइड होता ही होता है बरसात में। और काम अभी आपका पूरा नहीं माना जाएगा जब तक 16 मार्च ना हो। तो इसको हम बढ़िया से बना देते हैं, आपको 2 फोटो बना देते हैं। पार्ट 1, लैंडस्लाइड इज नॉट कॉमन एंड permission of administration due to minor work incomplete। अब चूंकि कॉमन नहीं है तो कैपिटलाइजेशन will be suspended during the stoppage of work ड्यू टू लैंड स्लाइड। क्या मैं सही हूं बेटा? फोटो बनाते हैं बेटा। थोड़ा सा लोन आपने लिया, कौन से डेट को? 1 अप्रैल को आपको मिल गया 40 लाख। फिर 1 जून को आपको मिल गया 60 लाख। यही वर्क भी कमेंस हुआ, वर्क कंप्लीट नहीं, वर्क कमेंस हुआ, वहीं शुरू हुआ ना। चीफ इंजीनियर चले गए लेकिन काम हमारा शुरू हो गया, फिजिकल वर्क भले ही बाद में हो। अब यहां 30 सितंबर आया, यहां से लेकर 1 जनवरी तक काम हमारा स्टॉप रहा, लैंडस्लाइड। और फिर उसके बाद 31/3 को, नहीं 31/3 नहीं, 1 मार्च को कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट हुआ। माइनर से कोई बात बाकी थी, 16/3 को परमिशन मिला, लेकिन जो वर्क बाकी था वो माइनर था, कोई बड़ी बात नहीं थी, काम मोरलेस हो गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां से कैपिटलाइजेशन की स्टार्ट होगी, इस पीरियड में सस्पेंडेड होगा, और यहां पे सीजेशन होगा। ठीक बात है कि नहीं? और चूंकि इसी काम के लिए ले रखा है, इसलिए इंटरेस्ट सीधे निकाला जाएगा। 1/6 से 30/9। हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? 100 लाख इंटू परसेंटेज क्या है? 12% इंटू, ये टाइमिंग बताइए तो जरा, टाइमिंग क्या है ये? 4 महीने है, 4/12। अमाउंट बताइए। कितना? और फिर बाद में 1 से 1/3 तक, ये बताएं, टोटल बताएं कितना कैपिटलाइज होगा? हमारा कैपिटलाइजेशन होगा 6 लाख। बन गया। अब दूसरा केस पढ़ते हैं। लैंडस्लाइड कॉमन है तो टेक्निकल रीजन है, और डिले अभी मेजर वर्क है। जानते हैं क्या होगा? अगर लैंडस्लाइड इज कॉमन, मतलब ऐसा होता ही होता है, फिर कैपिटलाइजेशन नहीं रुकेगा। एंड डिले इन अप्रूवल इज ड्यू टू मेजर वर्क, तो फिर ऐसे सिचुएशन में, इन सच केस, कैपिटलाइजेशन will not be suspended for landslide and will continue till, बताइए कब तक?
यस, द एक्चुअल ओपनिंग है ना, यानी कि 16 मार्च तक। तो कैपिटलाइजेशन पता है कितना होगा इसमें? शुरू होगा 1/6 से 16/3/2023 तक। 23 है कि हाँ 23 तक। तो आपने खर्चा किया है 100 लाख, गुने क्या परसेंटेज है? 12%। और महीने निकालिए 7 और 2.5, 9.5 महीने। बताइए। 9.5 lakhs।